तो बच्चों, आप लोग के बीच पुनः मैं आज क्लास 10th के लेवल को लेकर चल रहा हूं, जिसमें इसके पहले वाले आपके चैप्टर जो अध्याय 1 का था वो मैं समाप्त कर दिया था। आज मैं आगे की ओर लेकर चल रहा हूं, जिसमें हमारा फंक्शन होगा बहुपद। ठीक है, इसमें बहुपद के अध्याय 2 होता है। क्लास 10th में बहुपद अध्याय 2 से संबंधित है। इसमें मुख्य रूप से हम लोग को क्या समझना है, ये मैं थोड़ी सी आपको इसके अंदर में भूमिका दे देता हूं। आप समझ लीजिए कि इसके अंदर में क्या क्या जानकारियां हमको लेना है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि क्लास 9th के लेवल में आप लोग पढ़ाई किए थे बहुपद के बारे में। 7 क्लास में भी थोड़ा बहुत मिला होगा, टच किए थे। इसके बाद 8 क्लास में आपको बहुपद से संबंधित कोई जानकारी तो नहीं मिली थी, लेकिन बहुपद से संबंधित जो है आपको समीक्षा मिला था या बहुपद से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन को हल करने को मिला था। तो ये मैं आपको चाहता हूं कि आप लोग बहुपद को अब समझिए। जो पीछे आप लोग छोड़ दिए क्लास, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आज पुनः मैं उस चीज को पुनः रिपीट कर देता हूं। इस बेस में आपको 8 क्लास के भी बेस समाहित है और 9th क्लास के बेस समाहित है और 10th क्लास के भी बेस को मैं इसमें समाहित कर दिया हूं। अगर इस लेवल को आप लोग ध्यान देंगे तो मैं ये जरूर कंफर्म करना चाहूंगा कि आप लोग बहुपद को, किसी भी प्रकार के बहुपद आपको देगा, आप उसको बारीकी से समझ लेंगे और किसी प्रकार की उसमें आपको त्रुटि नहीं होगी। दूसरी चीज, आप लोग को मैं हमेशा यही बात कहता हूं कि कोई भी बाबू कंसेप्ट को अगर अच्छे तरह से आप हल नहीं करेंगे तो आपकी क्वेश्चन जो है पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि आप मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको आप रट करके नहीं आप समझ पाएंगे। जब तक उसके कंसेप्ट को, जब तक उसके बेस को आप अच्छे तरह से नहीं समझेंगे तो आपके लिए मुश्किल साबित करेगा। तो मैं यही चाहूंगा कि आप बहुपद को अच्छे तरह से समझिए। और मैं बोला हूं कि लेट तो हो सकता है, लेकिन आपको मैं जो भी दूंगा या जो भी पढ़ाऊंगा वो आपको क्लियर करूंगा। कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर आपको निश्चित है कि करके ही आगे स्टार्ट करूंगा प्रश्नावली। मैं पहले भी बोला था कि प्रश्नावली को बनाना आसान है, उसको जितना देर हमको बनाने में नहीं लगेगा उससे ज्यादा हमको कंसेप्ट को समझाने में लगता है। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कंसेप्ट क्यों इसमें इतना समय दे रहा हूं, कि कंसेप्ट है मेन चैप्टर का रहस्य। कंसेप्ट के आधार पर ही प्रश्नावली समाप्त होती है। यदि हम कंसेप्ट नहीं बताए और हम आगे काम करें तो आप केवल क्वेश्चन को समझेंगे, उतारेंगे, लेकिन कंसेप्ट समझेंगे तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन उस टाइप के आपके पूछेगा या बहुपद से रिलेशन किसी भी प्रकार के होगा तो क्लास 10th और 9th लेवल आप पकड़ लेंगे। तो थोड़ी सी मैं आपको ये जानना चाहूंगा कि आप लोग जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहा है या क्लास को देख रहा, आप अपने बुक का अध्ययन कीजिए और बुक को अपने सामने रखिए और उस सामने रख करके उस बुक के जितने भी क्वेश्चन है उसे मेरा कंसेप्ट पे रखिए। आपको निश्चित है उस कंसेप्ट के तहत पूरी आपके क्वेश्चन की जवाब आ जाएगी और एक भी ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन जो आपको इस मेरे रूल से बाहर जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करूंगा, आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक ये जो भी मैं क्लास आपको दे रहा हूं एक दूसरा को सलाह दीजिए और एक दूसरा को शेयर कीजिए और बताइए, ताकि ये दूसरे लोगों को भी समझ में आ जाए कि वास्तविक में किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए और किस तरह से हमें क्लास लेना चाहिए। आप लोग को मैं जो भी बोर्ड पे लिखा हूं ये कंसेप्ट में और क्लास के कंसेप्ट में आप देख लीजिए अंतर कितना है, और अंतर रहेगा भी। ये पहले भी मैं बोला हूं कि बिना अंतर के मैं कोई भी क्लास नहीं दूंगा, हमेशा अंतर करूंगा, हमेशा अंतर की तरह ही पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि जो क्लास की वीडियो है, जो क्लास की जो पढ़ाई है वो इस तरह से मिलेगा। ये क्या चीज है समझिए, वो क्या चीज है वो भी समझिए, दोनों को कंपैरिजन करिए तो आपको ये समझ में आएगा कि क्या चेंजिंग मैं किया हूं और क्या आपको इसके अंदर में कुछ न्यू चीज बताया हूं, इसके बारे में आपको समझ में आएगा। तो मैं आगे बात करता हूं। जो भी आपके कंसेप्ट लिखा हूं क्लास 10th लेवल की है, अध्याय 2 से संबंधित है और चैप्टर भी इसके बनाऊंगा तो देखिएगा कितना आसानी से आप हल कर पाएंगे। तो पहले हमारे कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। अध्याय 2 है आपका। अध्याय 2 में सबसे पहले स्टार्टिंग होगा, पाठ के नाम लिखा हो बहुपद। तो आप कोई भी पाठ स्टार्ट करेंगे, क्लास 10th का करिए या 4 का करिए, 6 का करिए, तो आप ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि आपको आगे की क्लास में जो है जानकारियां मिलेगा। आपको आगे की जानकारियां मिलेगा तो ये आपको पता चल पाएगा कि मैं क्या दे रहा हूं। तो इसमें अध्याय 2 है, सबसे पहले आपको लिखा है किताब के अंदर में बहुपद।
तो वो बहुपद लिखा है तो वहां पे लिखता है कि आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया है, आपको लिखा है उसमें कि पिछली क्लास में पढ़ लिया है। अगर जो बच्चा पिछली क्लास में नहीं पढ़ा है तो उसके लिए क्या होगा ये समझिए, उसके लिए क्या हो सकता है, ये उसके लिए तो बहुत बड़ी समस्याएं हो सकती हैं कि उस चीज को समझ नहीं पाएगा। तो मैं पुनः क्या करता हूं कि जो देता है उसी को पकड़ लेता हूं और पुनः जिस पाठ में हम काम करते हैं उस पाठ को भी पकड़ लेता हूं। इसलिए आपके लिए डबल क्लास हो गई, समझिए तो 9th क्लास हो गया प्लस 10th क्लास हो गया। आप हर क्लास की मैं क्लास लेंगे तो आपको ही मिलेगा। अगर 8 क्लास की मैं पढ़ाऊं तो आपको निश्चित है कि 7 क्लास को पकड़ दूंगा, और 6 क्लास को पढ़ाऊं तो 7 क्लास का भी, 6 पढ़ाऊं तो 5 क्लास की रेशियो पकड़ लूंगा। यही मेरा रूल होती है और इसी के तहत मैं काम करता हूं। आप आइए उस क्वेश्चन को समझिए और ये परिमेय को समझिए या बहुपद को समझिए कि क्या लिखा गया है। यहां पे आपको लिखे हैं बहुपद प्लेनोमियल। आपके पास में देखिए बहुपद शब्द दिए हैं, बहुपद की परिभाषा भी समझिए तो दे दिए, लेकिन क्या दिए हैं उसको समझिए। बहुपद एक प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है। यहां बोल रहे हैं कि बहुपद जो एक प्रकार के बीजीय व्यंजक होता है जिसके प्रत्येक पद का घात धनात्मक पूर्णांक हो। इस बात को ही समझना है, प्रत्येक पद यहां पे समझिए, प्रत्येक पद दिया है और घात दिया है और धनात्मक पूर्णांक दिया है। आप अब इसमें समझिए कि इसमें न्यू क्या है। पद आपको केवल बताना है हमको, घात आपको 9th क्लास के बेस है, और धनात्मक पूर्णांक आपको कितने दिन से धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक सम विषम के बारे में बताया जा रहा वो चीज है। तो ये बहुपद एक प्रकार के बीजीय व्यंजक होता है जिसके प्रत्येक पद का घात एक धनात्मक पूर्णांक होता है। यहां पे यही बताया गया है कि जितना भी पद उसमें लिखते हैं उसका घात जो होगा x का घात y का घात या जो भी उसके साथ में चर होगा उसका घात जो होगा धन पूर्णांक होना चाहिए। मकसद यही है। दूसरी चीज जो बीजीय व्यंजक है वही बहुपद है। ये बीजीय व्यंजक जो शब्द मैं दिया हूं बीजीय व्यंजक ही बहुपद होता है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुपद अलग होता है, बीजीय व्यंजक से ही बहुपद बनता है। अंतर क्या है, खास अंतर क्या है वो मैं समझाता हूं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद एक प्रकार की बीजीय व्यंजक होता है जिसके प्रत्येक पद का घात एक धनात्मक पूर्णांक होता है। यहां पर शर्त यही लगाया गया है कि बीजीय व्यंजक का जो पद होता है ना उसका घात जो होगा धनात्मक पूर्णांक के तहत होना चाहिए। तीसरी चीज, अब यहाँ पे मैं बीजीय व्यंजक शब्द लिखा हूं, बीजीय व्यंजक को मैंने यहाँ पे आपको समझाने का कोशिश किया हूं कि बीजीय व्यंजक क्या है, क्योंकि इसमें आपको यह शब्द आया है, ये शब्द आपको थोड़ा सा कठिन लगता होगा कि बीजीय व्यंजक वास्तविक में है क्या। तो मैं बीजीय व्यंजक को भी कंसेप्ट में तोड़ने का प्रयास किया हूं कि बीजीय व्यंजक देखिए शब्द दिया हूं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, कुछ निश्चित चर, यहां पर ध्यान दीजिए, कुछ निश्चित चर अचर राशियों, यहां पे देखिए जोग अंतर गुणन भाग इत्यादि के संयोग से बनने वाले पद जो होते हैं वो बीजीय व्यंजक होता है या उसको बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ निश्चित चर, चर आपको पता ही है, चर के बारे में बताया नहीं गया है, चर 8 क्लास के भी वीडियो में बताया है। चर किसको कहते हैं, चर अज्ञात राशि को कहते हैं जो ज्ञात हमारे पास नहीं है। जैसे चर मैंने x हो जाएगा, y हो जाएगा, z हो जाएगा, p हो जाएगा, की हो जाएगा, जो मान ज्ञात उसके साथ में नहीं है, जो अंक के साथ हो या किसी प्रकार के ज्वाइंट हो या जोड़ में हो, घटाव में, भाग में हो, ज्ञात नहीं है, सब चर हो जाएगा। लेकिन अक्सर चर का प्रयोग 3 गो का ज्यादा करते हैं हम लोग, एक्स वाई जेड का ज्यादा करते हैं चर में, अक्सर एक्स का ज्यादा चर का हम लोग प्रयोग करते हैं। उसका कारण भी कुछ है, उस कारण के बारे में आप डीप मत पढ़िए, आपको जो कंसेप्ट है उसको जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको अभी जो लेवल है मैट्रिक बोर्ड निकालने की कोशिश में आपको करना होगा, क्योंकि उस तहत आपको काम करना होगा। जब इस सब बेस को जानिएगा तो ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज है, उसकी जानकारी दे दिया जाएगा। तो कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के जोग अंतर गुणन भाग, देखिए यहाँ पे जोग भी, अंतर भी, गुणन भी, भाग भी इत्यादि के संयोग से बनने वाले पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो अब देखिए इसमें हम जैसे नहीं लिखे हैं कि जैसे कैसे होगा, उस जैसे को भी मैं लिखता हूं बीजीय व्यंजक के बारे में समझिए। जैसे आप इस पे भी समझिए, मैं जैसे लिख देता हूं कि जैसे कैसे रूप में होगा। जैसे आपको क्या लिखा है, जोग में, चाहे अंतर में, चाहे गुणन में, भाग क्या है, चर है और अचर है, अचर और चर के साथ। तो देखिए ये चर है और ये क्या है, अचर है। चर और अचर यहाँ पे मिल गया, ध्यान दीजिएगा, चर और अचर मिल गया, चर और अचर मिल गया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, चर और अचर राशियों के जोग, जोग हो गया। एक ये भी जैसे हो गया आपका, और क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। इसके बाद अंतर में कहता है, तो मान लीजिए y -2 हो गया,
ये भी आपका बीजीय व्यंजक अंतर का हो गया। गुणा में आइए, यहाँ पे गुणन लिखा गया है तो गुणा में आइए 2x कर दीजिए, ये भी आपका बीजीय व्यंजक हो गया। फिर इसमें भाग लिखा गया तो आप इसमें भी आइए 1x/2 लिख दीजिए, ये भाग में हो गया। तो इस तरह से जो भी पद आपका बनता है, इस तरह से जो भी पद बनता है वह पद क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहला जाएगा। तो इसमें अलग जोड़ दिए, इसमें घटाओ, इसमें गुणा, इसमें भाग दिए हैं। भाग मैंने समझते होंगे बटा लगा है तो इसमें डिवाइड कर रहा। तो इस तरह से जो भी पद होता है, इस तरह से बहुत सारे पद लिख सकते हैं, 2x+1 भी लिख सकते हैं, इत्यादि दे सकते हैं, डॉट डॉट। इस तरह से जो भी पद आपको चलेगा वो बीजीय व्यंजक का रूप धारण किया। और पुनः बात क्या करना है कि बीजीय व्यंजक जो लिखा गया है इसमें शर्त है, यही बीजीय व्यंजक जो होता है, यही बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। लेकिन कब कहलाता है उसको मैं बताया हूं परिभाषा में कि बीजीय व्यंजक जो है प्रत्येक पद का घात एक धनात्मक पूर्णांक। अब घात देखिए, यहाँ पे प्रत्येक पद ये है, ये है, ये है, और यहाँ पे x का मान, यहाँ पे x का मान, इसका जो घात होना चाहिए वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जब तक धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा तो बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। यही शर्त इसका। धनात्मक पूर्णांक मतलब इसका एक पावर है, इस पे वायु डाल सकते थे, इस पे कीओ डाल सकते हैं, इस पे कुछ भी नहीं डाल सकते, इस पे 3 भी डाल सकते हैं। तो ये बीजीय व्यंजक ही है। घात मैंने शो कर दिया, इसमें इसका घात 1 है, प्लस में है, इसका घात 2 है, प्लस में, इसका घात 3 है, प्लस में, इसका घात भी 1 है, प्लस में, इसका घात 3 है। तो बीजीय व्यंजक में क्या अंतर होता है कि बीजीय व्यंजक में घात जो है वो अगर धनात्मक होता है तो यही बीजीय व्यंजक आपको बहुपद बन जाता है। जो यहाँ पे लिखा गया बहुपद एक प्रकार के बीजीय व्यंजक होता है जिसके प्रत्येक पद का घात धनात्मक पूर्णांक होता है। ये आपको समझना होगा। तो ये आपका बहुपद थोड़ा सा आपको यहाँ पे परिभाषा भी मिल गया और बीजीय व्यंजक को भी मैं समझा दिया। अब आते हैं कि बहुपद के व्यापक रूप। हमने यहाँ पे बहुपद के व्यापक रूप लिखे कि बहुपद किस प्रकार के होता है, उसका लिखने का जो शैली है वो किस पर बैठा रहता है, माने किस पे वो स्थित है कि वो किसी पे लागू करे, कोई भी बहुपद लागू करे तो इस रूल पे आ जाए, वही उसका व्यापक रूप होगा। मैंने मेन रूप यही है, इसी पर आपका व्यापक रूप बैठ सकता है बहुपद। आपको मैं देता हूं सर, समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे समझेंगे कि यहां पर बैठेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है A0, A0 क्या है भाई? कुछ भी नहीं है। ये आपको समझते होंगे स्मॉल लेटर है। A0 डाले हैं, A1 x के पावर 1 डाले हैं, A2 x के पावर 2 डाले, प्लस डॉट डॉट प्लस an के पावर an और x के पावर n डाले हैं, जहां an वैल्यू नॉट 0 कर है। हमारा कहना है कि an के बराबर में मान जो होना चाहिए वो शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। यह आपको शर्त में डाला हूं। चर x में ये भी बताया कि चर x में एक बहुपद है, तो बहुपद के व्यापक रूप इसी रूप में होता है। जितना भी मान आप लीजिएगा सभी मान इसी पे बैठे रहेगा, इसी मान पे बैठा है। तो यहाँ पे A0, A1 और A2 को मैंने an को साबित कर दिया कि क्या है। A0 एक वैल्यू संकेतक है, A1 एक वैल्यू संकेत है, A2 एक वैल्यू है, A3 एक वैल्यू, इसी तरह से डॉट डॉट an दिए हैं। मतलब अंतिम पद के बारे में मैं बताया हूं कि ये जो A1, A2 और A0 जो मान है वो क्या है। तो यहाँ पे देखिए वास्तविक संख्या मैं बताया हूं। वास्तविक संख्या आपको पीछे क्लास में मिला होगा वीडियो में। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय के संग्रह होती है वह वास्तविक संख्या है। लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है कि वास्तविक संख्या है लेकिन धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। वास्तविक में शर्त नहीं है। वास्तविक संख्या कोई भी आप लीजिए, -2 लीजिए, -1/2 लीजिए, -√2 लीजिए, -3 लीजिए, -4 लीजिए, उससे मतलब नहीं है। प्लस लीजिए, उससे मतलब नहीं है। मतलब क्या है? वास्तविक संख्या होना चाहिए, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, उससे कोई मकसद नहीं है। घात पे केवल नजर रखना होगा। घात माने पावर, जो चोट करता है उसको एक भाषा में समझिए कि किसी चर के पावर चोट करना, उतना बार चोट करने के मतलब घात होता है। चोट के मतलब जैसे मान लीजिए कि x के पावर आपको 2 लिखे हैं तो x को 2 बार चोट करता है, x में x 2 बार चोट करता है। इसके ऊपर 4 लिख दिए तो x को 4 बार चोट करता है। इसका मकसद यही बना, ठीक है। तो धनात्मक या ऋणात्मक हो एवं n एक और ऋणात्मक लिखा गया है एवं a एक और ऋणात्मक नॉन नेगेटिव पूर्णांक है। पूर्णांक के बारे में आपको परिभाषा पीछे भी दिए थे कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या है। वास्तविक में पूर्णांक आप समझ सकते होंगे कि पूर्णांक बताया गया है कि पूर्णांक में ऋणात्मक, धनात्मक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य सब आता है पूर्णांक में। आप पीछे वाले क्लास में भी देखेंगे। पूर्ण संख्या जो होता है वो केवल 0 से चालू होती है, 0, 1, 2, 3 से चलते हैं। लेकिन पूर्णांक में सभी संख्या होती है। लेकिन इसमें शर्त दिया है कि पूर्णांक है
लेकिन यहाँ पे कहता है कि अऋणात्मक, ऋणात्मक नहीं चाहिए। यहाँ शर्त लगाया गया है कि पूर्णांक होगा लेकिन अऋणात्मक, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। नॉन नेगेटिव लिखा गया, नॉन नेगेटिव, ऋणात्मक नहीं। पूर्णांक एन का मान होना चाहिए, एन होना चाहिए, लेकिन किस रूप में होना चाहिए? एन धनात्मक रूप में होना चाहिए, अऋणात्मक, ऋणात्मक नहीं। जैसे आपको लगाया है कि 5 प्लस 2x के पावर 1 प्लस 7x के पावर 2, 2x के पावर 2, 3x प्लस 5 रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1, फिर यहाँ पे लिखा गया 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, 2/3 x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इत्यादि। इस तरह से जितना भी लिखे गया है, ये जो भी संख्या लिखे हैं इसी पर बैठा है, आप समझिए। तो a0 क्या है? a0 के मतलब आप समझते होंगे कि अचर पद है। तो क्या यहाँ पे बताया गया? वास्तविक संख्या। तो ये वास्तविक संख्या नहीं है, समझिए। 5 जो वास्तविक संख्या है, यहाँ पे a1 को बात कर रहे हैं। a1 के मतलब यहाँ पे दूसरा रूप में आइए, a1 के मतलब दूसरा रूप में आइए। तो 2 आपके पास दिख रहा है कि 2 जो है दूसरा का स्थान पे 2x के साथ गुना है, तो ये क्या है? वास्तविक संख्या है। 7 भी वास्तविक संख्या है। लेकिन अब आइए यहाँ पे जो आपके पास लिखा गया है x1, x1 के मतलब समझिए। यह कहाँ x1 है आपके पास? यहाँ भी x1 है, यहाँ भी x1 है। a1 का मान 2 हो गया और यहाँ a0 का वैल्यू 5 हो गया। यहाँ पे a2 की वैल्यू आई है, तो a2 में क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये है, एक्स स्क्वायर a2 तो 7 हो गया। इस तरह से जो भी इसमें पद लिखा गया है वो इसी पे बैठा है, प्लस डॉट डॉट अंतिम तक। तो ये तो आपको ये समझाता है कि माने इसी तरह से बहुत सारे पदों को जोड़कर आप घात में बढ़ते हुए क्रम से घटते, मतलब अचर पद से लगाते हुए पद को बढ़ाते हुए आप आगे तक कहीं भी जा सकते हैं। इसी रूप पे ये बैठा है, ठीक। दूसरी चीज इसमें देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं कि परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय है। यहाँ पे देख रहे हैं कि अपरिमेय संख्या है, √2 लिखा गया है। तो √2 लिखा गया है जो अपरिमेय है। तो यहाँ पे वास्तविक संख्या के बारे में जानते हो कि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है। इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि a0, a1, a2, a3 डॉट डॉट a वास्तविक संख्या होगा, धनात्मक हो या ऋणात्मक। तो यहाँ पे धनात्मक है और यहाँ पे आप समझिएगा तो देखिए यहाँ पे ऋणात्मक है, -5 ऋणात्मक में है। यहाँ पे आप समझिए तो 1 है धनात्मक में, यहाँ पे 3 धनात्मक में, यहाँ भी धनात्मक, यहाँ भी धनात्मक। मतलब एक तरह से हमने तो मान बैठा दिया था। तो धनात्मक इसमें कितना जगह है? इस सभी में धनात्मक है, केवल यहीं पर ऋणात्मक है। तो जो भी बहुपद है इसी रूप में बैठा रहेगा। उसके शर्त डाल दिया गया है कि वास्तविक संख्या होगा इसका मान, और बाकी जो मान है x के जो पावर है वो किस रूप के होना चाहिए? आपको इस ऊपर वाला में भी डाला गया कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिए घात जो है धनात्मक है, +1 है, +2 है, +2 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2 है। सबका पावर जो है आपको देख रहे हैं, यहाँ पे पावर सबका देख रहे हैं। ये किस रूप में है? +1 है, +2 है, धनात्मक है। तो यही जो पद लिखा गया है एक प्रकार से बहुपद होता है। दूसरी चीज, बहुपद का एक रूप मैं और समझाने की कोशिश किया हूं कि ये बुरे निष्कर्ष के बाद एक चीज मेरे को समझ में आया कि कुछ एक्स्ट्रा बता दूं। बहुपद का पहचान मैं बताया हूं। अब बहुपद के पहचान से समझिए कि अगर 3 शर्त आप जानते होंगे तो बहुपद के पहचान आप आसानी से समझ पाएंगे। जैसे आपको लिखा गया है चर राशि का घात धनात्मक पूर्णांक, वही बात है। चर इसमें कौन है? x है, सब में चर। इसका घात जो होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक। शर्त 1 नंबर लागू हो गया कि पहला स्टेप जानना होगा कि चर राशि का जो घात है वो धनात्मक होना चाहिए। ये शर्त आपको ध्यान रखना होना चाहिए। दूसरी चीज, पदों की संख्या निश्चित हो। पदों की संख्या निश्चित का मतलब हो गया कि ऐसा नहीं कि इसमें प्लस दे के डॉट डॉट छोड़ दिए हैं अनंत तक जाएगा, तो ऐसा नहीं बहुपद बोलेंगे। आपको उसके निर्धारित करना पड़ेगा, लास्टिंग अंक आपको उसमें शो करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा लास्ट अंक कौन सा है। अभी नहीं कि डॉट डॉट यहाँ पे जैसे प्लस देकर छोड़ दिए इधर वाला मान को मिटा दिए, तो नहीं, वैसा नहीं चाहिए। उसका अंतिम अंक होना चाहिए, वो निश्चित के मतलब हो गया। पदों की संख्या निश्चित हो। दूसरी चीज, प्रत्येक पद में चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या। यहां भी शर्त देखिए, वास्तविक गुणांक के मतलब समझते हैं, यही गुणांक है। ये जो है a1, a2 और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे गुणांक है।
इसमें गुणांक ये 9th क्लास के बेस ले आया है कि गुणांक किसको कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि इस x का गुणांक बोलिए, तो आप x के गुणांक के लिए क्या कीजिए, इसको जातिएगा तो आपको 2 दिखेगा, ये गुणांक हो गया। एक्स स्क्वायर का गुणांक कोई पूछेगा तो इसको ऐसे ढकिएगा तो 7 दिखाई देगा। इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक पूछेगा तो ढकिए, जो दिखता है गुणांक हो गया। यहाँ पर अगर आते हैं तो -5x के पावर +1 दी है, इसको x को ढकेंगे तो -5 गुणांक हो गया। ये आपको 9th क्लास में गुणांक पूछता है, 9th क्लास में गुणांक के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर 3 स्टेप आपको मैं दिया हूं, 3 स्टेप को अगर जानेंगे और 3 स्टेप को बारीकी से आप समझते हैं तो आपको निश्चित है कि बहुपद आपको पकड़ में आ जाएगा। और बहुपद की एकदम सटीक परिभाषा दिया हूं और सटीक पॉइंट उसको बता दिया हूं कि इससे फालतू बहुपद कहीं भी हो नहीं सकता है। आप इसको अध्ययन कीजिए और इसके ऊपर लागू कीजिए और बहुपद की पहचान करना, बहुपद कहां से बना, बहुपद किससे निकला, बहुपद का रूप कैसा होता है, मैं आपको पूरी कंसेप्ट को लिख दिया हूं यहाँ पे और उसका आपको एनालिसिस मैं एक तरह से समझा दिया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा जानकारी दूंगा, इससे थोड़ा ऊपर जाने वाला हूं कि बहुपद के मैं प्रकार के बारे में डिवाइड कर रहा हूं कि बहुपद कई प्रकार के होते हैं। तो आपका 9th क्लास के बेस में है पढ़ना, बहुपद के 2 रूप से बांटते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको बांट कर दिखा देता हूं, क्योंकि थोड़ी मेरी कोशिश होती है कि जो भी जानकारी आपको मिले वो क्लियर मिले और क्लियर तरह से आप समझिए। ठीक है, तो इतने चीज को आप अध्ययन कीजिए, इसमें किसी प्रकार के कहीं भी डाउट है तो आप निश्चिंत पूछिए। आपको एक एक स्टेप बताया गया है, धनात्मक पूर्णांक क्या है, पूर्णांक क्या है, इसके बाद में संख्या के बारे में, नंबर जो सिस्टम होता है, गुणांक क्या है, वास्तविक संख्या क्या है। आप पीछे वाला क्लास वीडियो ले लीजिए, उसमें अंतर समझिए रहे, गुणन समझिए रहे, भाग समझिए रहे, संयोग के मतलब जोड़ होता है, संयोग के मतलब जोड़ होता है, इस पे भी टॉपिक बीच में मैं समझा दिया हूं। और ये बहुपद कहां से बनकर आया, तो बहुपद याद रखिए बीजीय व्यंजक से आया है। शर्त क्या है, केवल अंतर यही है कि बीजीय व्यंजक में से आया है, लेकिन बीजीय व्यंजक में आपके गुणांक कुछ भी हो सकता है, जोड़ कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या शर्त है कि जो चर होता है उसका घात धनात्मक होना चाहिए बहुपद में। यही मकसद बीजीय व्यंजक से इसमें आ जाता है। तो ये आपको बहुपद, बीजीय व्यंजक, बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद के पहचान। मैं अब बांटने वाला हूं बहुपद के रूप, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं उसको बांटने का प्रयास कर रहा हूं, थोड़ा उसको भी देखिए, तो फिर आगे जैसा होगा क्वेश्चन आगे देखा जाएगा। कंसेप्ट क्या उसका जरूरी है। यहां बहुपद वर्गीकरण, ठीक है, बहुपदों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। यहां पे आपको बताया गया है कि बहुपदों का वर्गीकरण और बहुपद को बांटने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहां पे बहुपद को वर्गीकरण के मतलब कि बहुपद कितने रूपों से मैं बांटता हूं। बहुपद के वर्गीकरण 2 तरह से करते हैं, ठीक है, 2 तरह से करते हैं, लिख देते हैं, 2 तरह से, 2 तरह से बहुपद का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, इस चीज को आप समझने का प्रयास कीजिए। 2 तरह से करते हैं, तो 2 तरह से क्या क्या है, एक है पद के आधार पर, ठीक है, पद के आधार पर एक हम बांटते हैं, ठीक है, और एक पद के आधार पर बांटते हैं, और दूसरा जो बांटते हैं हम पद के आधार पर, मैं नीचे आपको बता दूंगा,
ये पद के आधार पर मैं बांटूंगा यहां पे, ठीक है। और एक जो दूसरा बांटूंगा घात के आधार पर। यही आपको समझना होगा कि दो तरह से बांटता हूं, तो एक नंबर आपको स्टेप में हो जाएगा कि पद के आधार पर, और दूसरा नंबर आपका हो जाएगा नंबर 2 डालिए, इस तरह से नंबर 1 डालिए, पद के आधार पर और घात के आधार पर। दो तरह से हम बहुपद को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो एक में हम पद देखते हैं और दूसरे में हम घात देखते हैं। तो पद क्या है, घात क्या है, ये समझिए। इसमें हम एक नंबर आपको लिख रहे हैं, एक पदी, एक पदी बहुपद, ठीक है। एक पदी बहुपद, मोनो मियल, ठीक है। एक पद इस पर डिवाइड कर देते हैं दो भाग में, आपको फोल्ड करते हैं ताकि इसको समझने में आपको आसानी हो, ठीक है। जिसमें केवल एक पद हो, बस यही आपको समझना है। एक पदी बहुपद मोनोमियल जिसमें केवल एक पद हो, ठीक है, एक पद हो, बस एक पदी बहुपद वही हुआ जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे समझिए, थ्री एक्स स्क्वायर एक पद हो गया, एक्स भी एक पद हो गया, 5/7 भी एक पद हो गया, क्यों लगा दीजिए, इस तरह से इत्यादि दीजिए। ये एक पदी हो गया। आपको एक पदी बहुपद की पहचान यही है। एक पदी बहुपद पद केवल कितना है, एक एक गो है, कॉमा दिए हैं, इसका मतलब है कि एक एक पद इसमें दिया गया है। अब दूसरा बात करते हैं, नंबर 2 पे हम बात करते हैं द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद इसको हम लेते हैं बिनोमियल, जिसमें केवल दो पद हो, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² + 1, देखिए एक और एक दो पद हैं, जोड़ में हो या घटाव में हो उससे कोई मकसद इसका नहीं बनता है, या x + 1 इत्यादि। ये द्विपदी आपको बहुपद हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे बहुपद को हम लोग पद के आधार पर ही जानते हैं। ये पद के आधार पर जाने आप, ठीक है। अब इसके बाद में एक तरह से फिर त्रिपदी बहुपद हम आ जाएंगे। द्विपदी हो गया, एक पदी हो गया, द्विपदी हो गया, त्रिपदी को बात करते हैं यहां पे। नंबर 3 त्रिपदी बहुपद ट्रिनोमियल, जिसमें केवल तीन पद हो, त्रिपदी
पदी बहुपद कहलाता है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ध्यान दीजिए एक पद, दो पद, तीन पद। इसी तरह से और उदाहरण ले सकते हैं, एक्स की माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, ये भी हो गया तीन पद में। इसी तरह से y ले सकते हैं, y की प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। आप कुछ भी डालिए, चरों से मतलब नहीं, पद तीन है ना, एक दो तीन, लेकिन एक्स में बोला गया है तो एक्स में डालेंगे, तो इसमें y है तो y में डाल दीजिए। तो देखिए एक दो तीन, यहां वाला एक पद, दो पद, ये तीन पद इत्यादि, इसको डालिए। इसी तरह से ये बहुत सारा लिखा जा सकता है। ये आपका त्रिपदी हो गया, तो ये पद के आधार पर तीन पद वाला कहलाएगा। अब इसके बाद पुनः मैं आगे काम करता हूं, चतुर्थ पदी। नंबर 4, चतुर्थ पदी जिसमें केवल चार पद हो, उसे चतुर्थ पदी बहुपद कहते हैं। जैसे x के पावर 3 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, देखिए एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। इसी तरह से और ले सकते हैं, x की प्लस 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 1, एक दो तीन चार, माइनस प्लस ले जो भी अलग अलग होगा, ये आपका चतुर्थ पदी हो गया। ठीक है, तो ये आपका पद के आधार पर बहुपद हो गया। ये पद के आधार पर बहुपद हो गया, ये हो गया पद के आधार पर बहुपद को डिवाइड किए। अब उसमें घात के आधार पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, घात के आधार पर बांटते हैं। एक नंबर रैखिक रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, जिस बहुपद का अधिकतम घात एक हो गया। बहुपद, जिस बहुपद का अधिकतम घात एक हो, माने बहुपद का, यहां पे चर लगा दीजिए, बहुपद का चर का जिस बहुपद में है, या में करिए, थोड़ा सा चेंज करते हैं, जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात एक हो, जैसे x हो गया, पद कुछ भी हो से मतलब नहीं है, घात देखिए। यहां पे एक और आइए, 2x माइनस 1 कीजिए, एक और आइए 3x प्लस 1 कीजिए, तो क्या देख रहे हैं, यहाँ पे पावर जो है एक है, यहाँ पावर एक है, इसका पावर एक है। तो इस तरह से जो भी बहुपद होता है वो रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और देता हूं, इसका व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप ax प्लस बी। व्यापक रूप का मतलब है कि रैखिक बहुपद का रूप कैसे रहता है, इसी रूप में बैठा रहेगा। ठीक है, इसी रूप में बैठा रहेगा, ध्यान देना होगा। कोमा a बराबर नॉट जीरो, यहां शर्त दी है कि a का मान जो होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए, न तो ये भी दूसरा बहुपद के रूप धारण करेगा। a का मान जीरो नहीं होना चाहिए, पहला चीज। अगर इसका a का मान जीरो हो जाएगा तो ये x को गुणा को जीरो बना देगा, इसलिए यहां पर
आपको शर्त दिया कि ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, बी के मान 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो रैखिक बहुपद हो गया लीनियर पॉलिनोमियल जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 1 हो, जैसे x के पावर 1 लिखते नहीं है, 1 होता ही है। आप 1 नहीं भी लिखिए, इसमें से 1 हटा भी दीजिए, इसमें से 1 हटा दिए तो पर भी पावर उसका 1 है। ऐसे बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोलेंगे, इत्यादि यहां लिख सकते हैं। अब दूसरा नंबर आते हैं द्विघात बहुपद। द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद QUADRATIC क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 2 हो, बस 2 हो के मतलब 2 हो तो उसे क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद। जैसे पद से मतलब नहीं है, 2x² + 1, देखिए अधिकतम पावर 2 है, कॉमा x² - 2x + 1। आप ध्यान दीजिए x के पावर अधिकतम 2 है, y के पावर 2 - 3y। अब देखिए y का अधिकतम पावर 2 है, इसका 1 है तो अधिकतम पावर 2 है, इत्यादि। इस तरह से इस बहुपद का व्यापक रूप, ये तो द्विघाती हो गया क्योंकि अधिकतम पावर 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। आपका बाकी कोई भी मान से मतलब नहीं, अधिकतम पावर 2 होना चाहिए, ठीक है। इसका व्यापक रूप क्या होता है ये जानिए। व्यापक रूप ax² + bx + c, ठीक है। a बराबर नॉट 0, ठीक है। a बराबर नॉट 0 मतलब हो गया कि a का मान यहाँ पे 0 नहीं चाहिए ना, तो ये x² 0 बन जाएगा, तो फिर ये द्विघात नहीं बनेगा, रैखिक हो जाएगा। ये शर्त है, इसी रूप में द्विघात बहुपद रहता है। तो ये आपका रैखिक हो गया, द्विघात हो गया। इसी प्रकार से घात के आधार पर हम लोग बहुपद को बांटते हैं और बांटने का प्रयास करते हैं। अभी पुनः फिर आगे लिखेंगे इसको, अभी और कुछ बाकी है उसमें। इधर वाला आपको मिटा रहे हैं, ठीक है। ये पद के आधार पे था, वह घात के आधार पे है। अब तीसरा नंबर लिखते हैं त्रिघाती बहुपद कौबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 3 हो, बस। जैसे 3x की पावर क्यूब प्लस 2x² + 7x + 1। अधिकतम पावर यहां पर देखिए 3 है,
एक जैसे ये हो गया एक्स क्यू माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 7। ये भी देखिए इसमें पूरा चर का पावर जो है 3 है, इस तरह से 3 घात बहुपद कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। एक्स क्यू माइनस 2x प्लस 1 भी डालेंगे, उससे मतलब नहीं है। आपका पद जो होना चाहिए वो कितना, उससे मतलब नहीं है। पद के घात अधिकतम जो होना चाहिए 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे y यहाँ पे x है, यहाँ पे y यहाँ पे x है, तो इसको भी बदल दीजिए तो अभी आप कह सकते हैं ना, तो फिर वो दूसरा रूप का धारण करेगा। आप ये भी लिख सकते हैं अधिकतम इसमें y का पावर जो है 3 है, इसलिए त्रिघात बहुपद हो गया। इत आदि यहां दीजिए, ठीक है। अब इसका व्यापक रूप जानिए। व्यापक रूप ये किस रूप में रहता है, जो रूप लिख रहा हूं उसी पर बैठेगा। ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस त्रिघात हो बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। अब यहां देखिए ए इज इक्वल टू नॉट 0। पुनः इसमें वही बात हो गई कि ए का मान 0 अगर रख देंगे तो एक्स क्यू खत्म हो जाएगा, तो द्विघात बन जाएगा, द्विघात बन जाएगी। इसलिए ए का वैल्यू यहां पर शो किया गया कि 0 नहीं चाहिए, बाकी कुछ भी लिखे उससे कोई मतलब नहीं है। यह आपका त्रिघात बहुपद हो गया। इसी प्रकार से घात को हम लोग देख करके बहुपद को तोड़ते हैं और बहुपद को समझते हैं। एक तरह से समझिए कि 9th क्लास का बेस आपको पढ़ा रहा हूं, जबकि इसको आपको पीछे क्लास ही सीख कर आना है, लेकिन थोड़ा मेहनत हमको करना पड़ रहा, इसके साथ आप लोग भी कीजिए, तब आप समझ पाएंगे कि बहुपद कैसे बांटा जाता है, किस प्रकार से उसको डिवाइड करते हैं और कैसे उसको हम निकालते हैं। तो ये त्रिघात बहुपद हो गया। जल्दी इसको कीजिए और समझिए, पुनः मैं इसके आगे काम कर रहा हूं। एक आपको चतुर्थघात बहुपद के बारे में बता रहे हैं, यहीं पे चेंज कर देता हूं, चतुर्थघात बहुपद। नंबर 4 होगा चतुर्घाती लिखिए, चतुर्घाती बहुपद बाई QUDRATIC क्वाड्रेटिक प्लाइनोमियल जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 4 हो, जैसे x के पावर 4 3x क्यूब 2x स्क्वायर x प्लस 1। थोड़ा लंबा होगा, देखिए इस पूरी बहुपद में चर का अधिकतम घात यहाँ पे 4 है। एक और लीजिए x के पावर 4 प्लस 3x प्लस 1, ये भी आपके पास हो जाएगा, एक ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इसमें दोनों में अधिकतम पावर क्या है 4 है। पद से मतलब नहीं है, घात से मतलब है, तो ये चतुर्थ घाती का हो गया। इस प्रकार से बहुत सारा आप ले सकते हैं, √2x के पावर 4 प्लस 1 भी ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको जो भी लिखना होगा लिखिए, शर्त जो है उसको ध्यान देना होगा कि चर के जो पावर होना चाहिए वो 4 होना चाहिए, चर 1 होना चाहिए। जैसे x है केवल अकेला, इसका अधिकतम पावर 4 है, इसमें x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, इसको भी चेंज कीजिए, y में चेंज करिए, y के पावर 4 3y हो गया, इसमें सब एक से है, तो इसमें अधिकतम पावर इसका पूरा का क्या होगा 4 है, इसका 4 है, इसका 4 है, तो ये सब बहुपद को चतुर्थ घाती बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप जानिए किस रूप में रहता है। व्यापक रूप ax के पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस e। अब ये ध्यान दीजिए ax के पावर 4 प्लस bx की प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस
ई, इसका मतलब क्या हुआ कि इसी रूप में बैठा रहेगा और ए इज कट नॉट जीरो। इसको ध्यान रखना होगा कि एक स्थान पर शून्य नहीं होना चाहिए, तो भी आपको चतुर्थघाती होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये आपका पद के आधार पर और घात के आधार पर मैंने बहुपद को समझाया। और पुनः मैं आगे की ओर काम करूंगा कि आगे थोड़ा सा कुछ और जानना है इसके बारे में। तो ये घात के आधार पर इतना आपको बहुत है, इस लेवल तक आपको पढ़ना है और इस लेवल तक आपके 9th क्लास और 10th क्लास दोनों पकड़ सकते हैं कुछ हद तक, इसमें कहीं संदेह नहीं है। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए तो भी आपके लिए लाभप्रद होगा। अगर नहीं समझते हैं तो पुनः इस चीज को पढ़ना पड़ेगा, तभी आपसे कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन हल हो पाएगा इस प्रकार के बहुपद से, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब यहां पे थोड़ा सा मैं दे रहा हूं दो विशेष प्रकार, दो विशेष प्रकार का बहुपद, दो विशेष प्रकार के बहुपद हैं। इसमें एक नंबर में बता रहा हूं, ये कौन सा बहुपद है। एक होता है शून्य बहुपद, हो गया शून्य, जीरो, JERO जीरो, पोलिनोमियल, जिस बहुपद के सभी पदों के गुणांक शून्य हो, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे 0 गुने एक्स स्क्वायर प्लस 0 गुने एक्स प्लस 0। आप ध्यान दीजिए पूरा 0 होगा। इसी तरह से और ले सकते हैं 0 गुने एक्स की प्लस 0 गुने एक्स, ये भी शून्य बहुपद हो गया। इस तरह से और लिख सकते हैं 0 गुने एक्स कोमा 0। ऐसे बहुपद को हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। इसका पद जो होता है शून्य होगा, सभी का मान जो होगा 0 होगा। ये विशेष प्रकार की एक बहुपद होती है। दूसरा एक नंबर और है इसके रूप में, उसको समझने का प्रयास कीजिए। अचर बहुपद, ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो एवं वह भी अचर राशि हो, अचर राशि हो, शून्य को छोड़कर, कोमा, उसे अचर बहुपद
कहते हैं। जैसे 5 हो जाएगा, -√2/3 हो जाएगा, -√5 11 हो जाएगा, इत्यादि दीजिए। ये हो गया आपका विशेष प्रकार के बहुपद, समझ गए। तो ये आपका शून्य बहुपद हो गया, अचर बहुपद हो गया, ये विशेष प्रकार के बहुपद होता है। ये चीज आपको जानना होगा। अब इस बहुपद में थोड़ा सा भी आपको जानकारी कुछ और विशेष लेना है, तभी आपके 9th क्लास के बेस को समझ पाएंगे। ठीक है, 9th क्लास के बेस इसमें अभी कंसेप्ट 2-4 बाकी है, तभी आपकी प्रश्नावली बनेगी। अध्याय 2 की जो भी क्वेश्चन है तभी आप बना पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये इसी टॉपिक तक आपको ये समाप्त करता हूं, क्योंकि अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया, अभी कुछ इसके अंदर में सीखना होगा, तब आप प्रश्नावली को हल कर पाएंगे। ठीक है, आगे वाला वीडियो में पुनः इस चीज को बता दिया जाएगा। ठीक है, जय हिंद।